22 फरवरी के लिए क्लास 12 हिंदी का यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ 7 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले टॉपिक। और ये आपका एक ही वीडियो में मैं दूंगा, आपका पूरा पूरा एक ही वीडियो मिलने वाला है यार, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। मुझे पता है कि अभी आप नए हैं चैनल पे, शायद लगता है, क्योंकि अभी तक बच्चे जुड़े नहीं थे। अब बच्चे जुड़ना इस अपने आप का जो यूट्यूब चैनल है SKM स्टडी से जुड़ना शुरू हुए हैं। तो प्लीज अगर नए हैं तो प्लीज आप एक बार जुड़ जाइए, चाहे बाद में यार चले जाइएगा, लेकिन बोर्ड तक 22 फरवरी, 29 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च जो आपका पेपर है पूरा मैं करवाऊंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आर्ट वालों की क्लासेस बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना पता है, कितना 7 टॉपिक देखेंगे। और ये 7 टॉपिक ना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। और वो भी मैंने 22 फरवरी को टारगेट किया है। कितना? 22 फरवरी को जो हिंदी का पेपर है उसके लिए मैं टारगेट किया हूँ। अब बार बार जो पूछे जा रहा है प्रश्न और जो आएगा वही मैं यहाँ पे लिया हूँ। और जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ ना भैया, उसे तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अरे नहीं गुरुजी, हमारे उन्होंने बोला है कि ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आएगा यार, आएगा। इसलिए आप ये वायरल प्रश्न जरूर से जरूर क्या करिए, तैयार कर लीजिएगा। अब कहें गुरुजी इसका पीडीएफ मिल जाए तो मजा आ जाए, तो एक काम करते हैं, इसका पीडीएफ हम आपको भिजवा देते हैं। टेलीग्राम चैनल है, क्या है, SKM स्टडी। क्या है ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यार। चलिए पहला यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न को करेंगे। इसको करेजा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव गुरुजी बोलते हैं। कितने नंबर का आएगा? 10 अंकों का पेपरवा में आएगा, 10 नंबर का। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है गुरुजी, वासुदेव सलग्रवाल का निबंध है। तो वासुदेव सलग्रवाल का गुरुजी निबंध है मातृभूमि। क्या है गुरुजी? मातृभूमि। किसका है? डॉक्टर वासुदेव सलग्रवाल का। गुरुजी राष्ट्र का स्वरूप, गुरुजी राष्ट्र का स्वरूप किसका है? राष्ट्र का स्वरूप गुरुजी किसका है? तो राष्ट्र का जो स्वरूप है करेजा, वो भी किसका है? डॉक्टर वासुदेव सलग्रवाल का क्या है? एक निबंध है। ये भी आपके 2023 पेपर में पूछा गया था। हिंदी प्रदीप के गुरुजी संपादक हैं। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट हैं गुरुजी। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के क्या है? संपादक हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। एकदम छाप लीजिए, छापने वाले प्रश्न हैं। और शेयर कर दो धक्काड़े से अपने इस प्यारे से वीडियो को, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालिल्य योजना के लेखक हैं, तो वो है गुरुजी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरुजी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं? अरे आपका जो अशोक का फूल है ना, उसी के लेखक है। जो पौधा है अशोक का, उसी के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो कृति है क्या है? एक आलोचनात्मक कृति है। क्या है? कालिदास की लालिल्य योजना। क्या है? कालिदास की गुरुजी लालिल्य योजना। यह किसकी है? यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, एक कृति है। किस प्रकार की कृति है? आलोचनात्मक कृति है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यह एक गुरुजी क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है सर? तो यह एक आपका आत्मकथा है। क्या है गुरुजी? आत्मकथा है। उसके बाद अगला वाला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? तो हरिशंकर परसाई द्वारा किसकी की गई है? रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी किसके द्वारा किया गया है रचना? हरिशंकर परसाई के द्वारा किया गया है। जो रानी नागफनी कहानी क्या है? एक उपन्यास है। क्या है करेजा? एक उपन्यास है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे सर, कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। यह सब आपके जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम है ना, वो कितनी तारीख को पता है? 22 फरवरी को है। पूरे प्रश्न वहां पे आपको दिखेंगे। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिएगा, प्रकृति का चित्रण भी रीतकाल की प्रमुख विशेषता है, युद्धों की सजीव वर्णन भी है, और मुक्त काव्य रचना है। लेकिन ईश्वर की वंदना जो है, यह रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। कौन सी रचना
रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो इसमें से हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की है सर, रश्मि रथी भी है, रेणुका भी है, लेकिन सर चित्राधार रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। किसका है कमेंट में आप लोग छाप दीजिए। यामा की रचना है गुरुजी, जो यामा रचना है यह है आपके महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की। और 12th हिंदी का जो साहित्यिक परिचय है नगरेजा, वो इनका आता है, कवि का है, तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वाले कवि हैं। कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है ना। तो इनका कृतियां साहित्यिक परिचय बहुत ही सिंपल है, रट लो, संक्षिप्त में याद करना थोड़ा, शॉर्ट पॉइंट बना के, जैसे कि मान लीजिए पहले आप डाल देना इनका जन्म, इनकी मृत्यु, माता पिता का नाम, पढ़ाई, इनकी प्रमुख रचनाएं, इस प्रकार से याद करेंगे। हिंदी प्रदीप, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए जो चारण काल नाम है किसने दिया था? वो दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था, नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? यानी कि इसमें से 3 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, एक है जिसको नहीं मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था सर, और सुमित्रानंद पंत को मिला था, लेकिन जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वाला है। क्या है? इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये 2 टॉपिक खत्म होते हैं। तीसरा देखिए टॉपिक क्या है? गद्यांश। क्या है? गद्यांश। गद्यांश बहुत ही सिंपल करने का तरीका है यार, 10 नंबर का, कितने नंबर का? 10 अंकों का आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यार से करने का तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसे अप्लाई करिए, इस पर काम करिए, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले गद्यांश पढ़िए आप लोग। गद्यांश क्या लिखा है? मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। अब देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, यहां से यहां तक एक लाइन खींची गई है, इसी को कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। इसको देख के डर मत जाइएगा कि हम देख के बैच को डर गए कि गुरुजी अब नकल नहीं होगा हमारे कॉलेज में, इसी में नहीं होगा क्योंकि सीसीटीवी लगा रहेगा, ठीक है ना। तो बस डरना नहीं है, बल्कि यही आपको बिना डरे हुए नंबर दिलाएगा, 2 नंबर। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती है जीवन धारा, आगे बढ़ रही है। संघर्षों से मनुष्यों ने क्या पाई है? नई शक्ति पाई है। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो लेखक को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, इसको करने का सब तरीका क्या रहेगा, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है, क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? अब जहां पे दिखाई दे रहा है वही ले लो। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दे रहा है, यहां से यहां तक। अब सर जहां पे खत्म हो रहा है, ये तो लास्ट वाला है, या तो शुरू वाला लेंगे या फिर लास्ट वाला, तो लास्ट वाला सब दिखाई दे रहा है। अब खत्म हो रहा है तो उधर तो एरो जाएगा नहीं, जब खत्म हो रहा है तो आप उधर जाएंगे क्या? अगर मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, आगे दीवार है, क्या उसमें जाके लड़ जाएंगे? अरे नहीं गुरुजी, हम पिछवा मुड़ जाएंगे। बल्कि तो इसी प्रकार आप उधर तीन न लगा के इधर तीन लगाइए, इधर जिधर शुरू हो रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? यही इसका आंसर हो जाएगा, जहां से शुरू हो जाए। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रस्तुत गद्यांश में लेखक को सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप तथा सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य की जीने की इच्छा प्रबल दिखाई दे रही है। या फिर उसी को छाप दीजिए, नहीं तो अपने से बना के लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो जो मनुष्य है, नई शक्ति किससे पाई है, ये चीज देखिएगा। अब देखिए मनुष्य कहाँ पर है, नई शक्ति कहाँ पर, ये देख लीजिए, पहले हो गया। तो यहाँ पे देखिए नई शक्ति कहाँ पे है, यहाँ पे है, नई शक्ति पाई है। किससे पाई है? एरो लगाइए। संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। संघर्षों से मनुष्यों ने क्या पाई है? नई शक्ति पाई है। बस इसका क्या हो जाएगा? आपका एग्जैक्ट वाला आंसर हो जाएगा, वही है ना। देखिए यहाँ पे, मनुष्य ने नई शक्ति अपने द्वारा दैनिक रूप में किए गए संघर्षों से पाई है, और आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद तीसरा वाला है, धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो धर्माचारों मतलब होता है
किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाला धर्माचार कहलाता है। और विश्वासों मतलब किसी मनुष्य के प्रति निश्चित धारणा रखना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर विश्वास कहलाता है। आप कहते हैं ना, गुरुजी हमें आपके ऊपर पूरा पूरा विश्वास है कि आप हमारा काम करवा देंगे, यानी कि हमें हिंदी में 100 में 100, 100 में 95, 100 में 85 गुरुजी दिलवा देंगे। ठीक है ना। उसके बाद है करेगा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश देखिएगा, ये जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ यहाँ ई देखिए, ये मनुष्यों की जीवन शक्ति क्या है, बड़ी निर्मम है। अब इसी को बढ़ा चढ़ा के, जैसे मान लीजिए हम पिंकी का नाम फिर यहाँ पे लेते हैं। पिंकी अब कॉलेज गई और पिंकी ने किसी लड़के को मार दी तमाचा। हाँ, अब भैया कुछ ना कुछ तो लड़का किया होगा। अब आप घरे पहुंचे तो पिंकी और उस लड़के के बारे में बहुत सारी बातें बता डाली घर से कि भैया उनके भी लड़ाई हो गई थी, ये हो गई थी। पिंकी गुस्सा मत होइएगा, ये काल्पनिक नाम है ना। ये पता लगा पिंकी गई FIR कर दी गुरुजी के नाम कि गुरुजी हमारे नाम को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप देखिए तो मनुष्य की जीवन शक्ति क्या है, बड़ी निर्मम है। यानी किसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि यहाँ सीधा लिखिए कि लेखक ने मनुष्य के जीवन के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य का जो जीवन है, का जो जीवन जीने का तरीका है वह बड़ा क्या है, ममताहीन और निष्ठुर है। ममताहीन मतलब जैसे माता अपने बच्चे को हमेशा अपने सीने से लगा के रखती है, उसको पालती है, खाना खिलाती है, पढ़ाती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, ममता भरा प्यार। अब ममताहीन मतलब कोई माँ है, उसका बच्चा तड़प रहा है भूख से, लेकिन वो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ममताहीन हो जाएगा। निष्ठुर, निष्ठुर मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्यासा है और आप उस प्यासे को पानी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, निष्ठुर। तो हिंदी का अर्थ जो नहीं समझ में आएगा मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, प्लीज यार जुड़ो यार, जुड़ो अब जुड़ो। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम, तो यह अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बस इतना आपको कंप्लीट करना है। तो 10 ऑब्जेक्टिव 10, ये कितना हो गया आपका, 20 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आएगा अगला जो पांचवा प्रश्न आता है, वो सदैव सदैव ये देगा कि लेखक का साहित्यिक, ये तीसरा टॉपिक डाल लीजिए, यहाँ पांचवा हो गया है, लेकिन ये इसे आपका तीसरा टॉपिक रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। एक काम करिए, इसे मतलब रखिए, पढ़ने से मतलब रखिए, ठीक है ना। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। गुरु जी कितने पेज में लिखेंगे, 1 से 2 पेज में लिखना, 1 से 2 पेज में लिखना, आपका 80 शब्द हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि गुरु जी 1 पेज नहीं लेंगे, बल्कि हम लिखेंगे द्विपन्ना में। द्विपन्ना मतलब समझ रहे हैं ना, 4 पेज। तो 4 पेज में तो लिखोगे, लेकिन नंबर मिलेगा आपको 5 ही, तो बेफालतू में आप टाइम बर्बाद मत करो। मेरी बात बात मानिए, तो बस 2 पेज में लिखिए, हो जाएगा। ये 3 जीवन परिचय मैं बार बार आपको देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। वासुदेव सरग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। रेही है यहाँ पे, आप क्या रहेगा, रेड्डी रहेगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो ये 3 जीवन परिचय है, और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इसके बारे में डॉक्टर वासुदेव सरग्रवाल का जो है वो मैं बताने वाला हूँ। आपका जीवन परिचय बोलिए, या फिर करेजा लोग बोलिए साहित्यिक परिचय, क्या बोलिए, साहित्यिक परिचय बोलिए। तो देखिएगा, डॉक्टर डॉक्टर वासुदेव सरग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मम विद्वान थे। यानी कि ये जो थे ना, ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे। अगर आपसे बोले कि आप किसमें विद्वान हैं, तो गुरुजी कहेंगे कि हम तो गुरुजी मजाक करने में बहुत विद्वान हैं, और टीचरों का बहुत मजा उड़ाते हैं गुरुजी, पीछे बैठ के सीट के कुछ बच्चे होते हैं ना, बस वही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित मतलब जो चर्चित होते हैं वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। यानी कि वासुदेव सरग्रवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, अरे अपनी यूपी में हुआ था यार, यूपी में। यूपी में कहाँ पर गुरुजी, खेड़ा एक क्या है, जिला है, वहीं पर हुआ था। कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता कहाँ पर रहते थे, लखनऊ में रहते थे। और जब मम्मी पापा लखनऊ में रहते थे, तो बेटा भी तो लखनऊ में रहेगा, क्योंकि माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती यार, और वो भी तब जब बच्चा क्या हो, 2 साल का हो बस। अतः इनका बाल्यकाल, बाल्यकाल मतलब वही 3 साल बच्चे यार, लखनऊ में ही बीता। उन्होंने यानी कि
ये अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की, यानी कि वासुदेव अग्रवाल जो है अपनी शिक्षा लखनऊ से ही किया। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय करेजा बीएचयू से क्या किए, बीए किए। जैसे गुरुजी हम रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं, हमारे भैया कर रहे हैं, ऐसे तो कहते हैं ना, बस वही है। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, क्योंकि देखिए अकेले काम करना पड़ता है आप सभी के लिए। मतलब मेरा कोशिश रहता है कि जो सीवन सर बायोलॉजी हिंदी उस पे 2 वीडियोस और इस पे 4 वीडियोस, वो भी एकदम चौचक वाली तगड़ी वाली, जिससे आप पास हो जाओ, और पास ही ना हो टॉपर बन जाओ, वो वाला मैं यहाँ पे ज्ञान देता हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आगे की तरफ देखेंगे। जस्ट वेट यार, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हुआ था, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो ये देख लिए थे डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल का जो थे ये सब, आप हम लोग पढ़ ही लिए थे। इसके बाद इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से क्या किए थे, बीए किए थे। और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, एमए की परीक्षा क्या किए थे, उत्तीर्ण किया था, ठीक है ना। और उसके बाद इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। बाद में डीलिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन जो विभाग का इतिहास विभाग के ये क्या रहे, अध्यक्ष एवं आचार्य भी रहे। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का, उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन भी किया था। और इस विद्वान ने 1967 में नश्वर संसार को छोड़ दिया। यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु नोट कर लीजिए 1967 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है ना। यहां तक अगर ये तैयार कर लिए तो ये समझ लीजिए बोर्ड में जो आपका टारगेट है 95 का, भाई साहब स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है कि आपको 95 एग्जामिनर चाचा देगा, कुछ भी हो जाए। अगर 95 चाहिए तो बिल्कुल आपको ये वीडियो जो है आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे वासुदेव सड़ग्रवाल की प्रमुख कृतियां, जैसे निबंध संग्रह है भारत की कला, पृथ्वी पुत्र कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष और बागन धारा। और यहाँ पे अगला है समीक्षा ग्रंथ, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसीकृत पद्मावत है, और कालिदासकृत मेघदूत की संजीवनी क्या है, यहाँ पे व्याख्या है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका शोध ग्रंथ में कौन कौन सा है, पालनीकालीन भारत, और भाषा शैली कौन सी है इनकी, तो डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली शुद्ध एवं परिष्कृत क्या है, खड़ी बोली हिंदी है। उसके बाद ख नंबर वाला है यहाँ पे, देखिए ख नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर क्या डालिए, प्रकाश डालिए, ठीक है ना। अधिकतम शब्द सीमा कितना आपको, 80 शब्दों में इसका क्या देना है, उत्तर देना है। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, दूसरे जयशंकर प्रसाद, और तीसरे सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं का जीवन परिचय, इसको यार जीवन परिचय बोलो, साहित्यिक परिचय बोलो, कोनो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा गुरुजी हम जीवन परिचय याद करके जा रहे हैं, वहां पे पेपर में आएगा साहित्यिक परिचय, अरे दोनों एक ही है यार, ठीक है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1965 ईस्वी में कहां पर हुआ था, आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित भोला सिंह, और माता का जो नाम था वो रुक्मणी देवी था। क्या था, रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में इन्होंने क्या लिया, प्रवेश लिया। किंतु इनकी अस्वस्थता यानी कि बीमार होने के कारण उन्होंने बीच में ही अपना विद्यालय इन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था। तत्पश्चात मतलब इसके बाद इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत आदि भाषाओं का क्या किया था, अध्ययन किया था। अगर हम लोग बीमार हो जाएंगे गुरुजी तो पेपर में फेल हो जाएंगे, लेकिन सोचो भाई कितने महान आत्मा थे, बीमार हो गए, कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने पढ़ाई खुद से किया। फिर इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ, कब, 1947 में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। मतलब इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था आनंद कुमारी के साथ, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1947 में। बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इनके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है यार, ये आपका क्या है, हरिऔध जी का इंपॉर्टेंट है। नाटक प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिचय, रुक्मणी परिणय। इनके उपन्यास क्या क्या है, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, और अध खिला फूल। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है, दे देता है कि अध खिला फूल किसका है, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है।
काव्य ग्रंथ जैसे प्रिय प्रवास इंपॉर्टेंट है, रस कलश इंपॉर्टेंट है, चुपते चौपदे इंपॉर्टेंट है, वैदेही उन्माद आया हुआ प्रश्न है। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये प्रिय प्रवास वाला भी याद रखना, ये प्रिय प्रवास भी क्या है याद रखना। और यह हिंदी का प्रथम खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। अब आपके ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेगा कि हिंदी हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको? प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ यार व्याकरण भी कर लेते हैं। मतलब होता है ना कि गुरुजी बफर में गए थे, हैं? और वहां पे गुरुजी वो मिल गए और क्या लग गया? 4 चांद लग गए। वो मतलब आपके दोस्त मिल गए यार, मतलब वही है गुरुजी, क्या बताएं हम। देखिए यहाँ मुहावरा है, क्या है? मुहावरा और लोकोक्तियां। 2 नंबर का आएगा। किन नंबर का? 2 नंबर का। सबसे पहला यहाँ पे क्या है? मुख में राम बगल में छुरी। गुरुजी हमसे दोस्ती कर रहा था केवल इसीलिए ताकि हम उसको बोर्ड में नकल करवाएं। हाँ, अब बाद में गुरुजी हमें सोच रहा है कि फेल हो जाए, भगवान से मना रहा है हमारा दोस्त। यानी कि मुख में राम बगल में छुरी मतलब कपटपूर्ण व्यवहार करना। क्या करना? कपटपूर्ण व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। यह तो वही बात हुई, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी। क्लियर है? ये चीज याद रखना। मुख में राम बगल में छुरी मतलब कपटपूर्ण व्यवहार करना, अर्थात राम और श्याम दोनों बहुत ही प्यारे अच्छे मित्र हैं, परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बस यही है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्या है? होनहार वीर वीरवान के होत चिकने पात। होत चिकने पात। उत्तर क्या हो जाएगा? होनहार वीर बलवान की होत चिकने पात। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ में ही दिखाई देने लगते हैं। यदि आप बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं तो दिसंबर पढ़ना शुरू कर देंगे गुरुजी। है ठीक है ना। यानी कि जो एक अच्छा व्यक्ति होता है उसका प्रारंभ से ही वो अच्छा काम करना शुरू कर देता है। अब कुछ बच्चे हैं तो भी सोएंगे, अरे गुरुजी आप जो पेपरवा डाले थे वायरल वाला ना उसको देखेंगे फरवरी में, बोर्ड से 2 दिन पहले। कुछ नहीं उखड़ेगा, अभी पढ़ लो, जुड़ जाओ अपने इस बड़े भाई के साथ, शिवम के साथ। देखिएगा बोर्ड में पूरा नंबर आएगा। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री की सरलता और विद्वता बचपन में ही दिख गई थी। इसीलिए कहावत है ना कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात वाली कहावत उन्होंने चरितार्थ की थी। बस उसके बाद यहाँ पे आपका चौथा वाला है, तीसरा और चौथा है अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अरे गुरुजी हम बेरोजगार हो गए हैं, हमारी अब शादी भी गुरुजी नहीं हो रही क्योंकि बेरोजगारों का कौन हो रहा है? कोई हो रहा है क्या साथ में? कोई नहीं हो रहा है। इसीलिए गुरुजी अब हम स्वावलंबी होंगे। गुरुजी हम करेंगे धंधा। कौन सा धंधा करेंगे? अरे गुरुजी गोरख धंधा नहीं करेंगे, गलत काम नहीं गुरुजी, बल्कि हम अपने पापा का हाथ बटाएंगे। ठीक है ना, बस वही है यार, कोई भी यार कर सकते हो आप। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें अपने उनके बच्चे अपने पैरों पे क्या हो जाएं? खड़े हो जाएं। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा सरकारी नौकरी में हो जाए, लेकिन सरकार के पास इतनी सरकारी नौकरी नहीं है कि सभी बच्चों को सरकारी नौकरी वो दे। तो इसलिए आपको स्वावलंबी होना क्या है? जरूरी है, मतलब खुद का धंधा भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। अरे बहुत है यार, एक पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई धंधा करेगा ना बहुत ही ऊंचाई पर जाएगा। इस चीज को नोट करके लिख लीजिए। दाल में काला होना, अरे गुरुजी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो हमारा दोस्तवा रात को 12 बजे गुरुजी घूम रहा था, हैं? गली में कुछ ना कुछ क्या है? दाल में काला है। यानी कि दाल में काला मतलब संदेह होना, अर्थात नकलची छात्रों को देखकर यह लगने लगता है कि दाल में कुछ क्या है? काला है, क्योंकि नकलची छात्र गुरुजी छिपाने लगते हैं अपने नकल को। ठीक है ना, बस यही है। आगे करे जा देखो, यहाँ पे शब्द युग्म है भवन और भुवन। तो भवन मतलब भवन, भवन मतलब मकान होता है, भुवन मतलब संसार होता है। क्या होता है करेजा? संसार होता है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक सूत होता है, एक सूत होता है, तो ये सूत मतलब पुत्र होता है, और ये बड़ा ऊ का मात्रा मतलब धागा होता है। क्या होता है? धागा होता है। फिर यहाँ पर आपका वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द के आपके 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे जनक, जनक मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला राजा, और क्या होता है? पिता होता है। पिता को भी क्या बोलते हैं हम लोग? जनक बोलते हैं। ठीक है ना। या फिर अयोध्या नरेश। उसके बाद कनक, कनक मतलब क्या होता है? सोना होता है, और क्या होता है? धतूरा होता है। स्नेह मतलब प्यार होता है,
और क्या होता है, चिकनाई होता है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द व्याकरण भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ डाल के। जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई उपमा न हो, उसे गुरुजी क्या कहते हैं? उसे गुरुजी क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। 100 वर्षों का समय गुरुजी शताब्दी कहलाता है। क्या कहलाता है? शताब्दी कहलाता है। उसके बाद निबंध लेखन। देखिएगा, निबंध लेखन में लास्ट टॉपिक है। निबंध लेखन जो है कोशिश करिएगा कि अपने से करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो आप वही भाषा सेम टू सेम लिख कर पेपर में चले आएंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, जो बच्चा है ये रट कर आया है। तो आप चीजों को समझिए और खुद से लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे आपको लिखना है। तो घर पे बैठिए, आप मेरी क्लास लेने के बाद एक कॉपी खोलिए, उसके बाद प्रस्तावना डालिए, फिर उसके बाद जनसंख्या है क्या, इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। छोटे उम्र में विवाह करवा देंगे, जाहिर सी बात जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये सब जो कारण है आपको खुद से लिखना है, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। सातवां यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, नैतिक शिक्षा का महत्व, खेलकूद का महत्व और सोशल मीडिया का अभिशाप या फिर वरदान। तो यहाँ पर मैं लिया हूँ जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध। 9 नंबर का आपके पेपर में आएगा। 9 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना, मतलब जनसंख्या के बारे में बताना है। क्या लिखेंगे? जनसंख्या एक जगह रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने क्या है? शब्द है। भारत में जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग हम दो हमारे 10 वाला हाल किए हैं। इस साल हमने अपने देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई, और इस अवसर पर देश में चल रही समस्याओं पर नजर केंद्रित करना स्वाभाविक है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। जैसे भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारण में से निरक्षरता, निरक्षरता मतलब उनके पास ज्ञान ही नहीं है, गरीबी है। अब भैया सोच रहे हैं कि हम दो हैं, हम 10 बच्चे पैदा कर लेंगे, दोनों जाके 100-100 रुपए कमाएंगे, तो हमारे पास 1000 रुपए प्रतिदिन आएगा, गरीबी भी है। और जन्म नियंत्रण विधियां, मतलब कि कोई भी चीजों का प्रयोग नहीं कर रहा है, बस मन में आए प्लीजर, मतलब समझ रहे हैं ना। उसके बाद बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? तो देन ये सारी जो चीजें होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, इसको क्या करेंगे? जब लागू करेंगे लोग, तभी जाके जनसंख्या क्या होगा? नियंत्रण जनसंख्या पर पाया जा सकता है, नहीं तो पाया नहीं जा सकता। उसके बाद जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हैं? तो किसी भी क्षेत्र में आबादी के घनत्व की गणना उस क्षेत्र की कुल संख्या को लोगों द्वारा विभाजित करके की जाती है। कई कारणों से जनसंख्या का घनत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। कुछ कारण जो किसी क्षेत्र में आबादी की घनत्व को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जलवायु, क्या होती है? जलवायु, ठीक है ना। और क्या है? साधन है। और क्या है? साधन। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लिख दीजिएगा। सामाजिक, संस्कृति एवं राजनैतिक कारक है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। उसके बाद जनसंख्या को नियंत्रण करने वाली क्या क्या विधियां हैं, इसको पॉइंट में लिख लेना। जैसे कि शिशु मृत्यु दर में कमी, ठीक है ना। और 2 बच्चों के मापदंडों को अपनाना, बाल विवाह पर नियंत्रण करना, तभी जनसंख्या क्या हो पाएगा? कम हो पाएगा। परिवार नियोजन, उसके बाद उपसंहार। तो इस प्रकार मैं, देखिए, मैं इसको छपवाऊंगा नहीं। मैं चाहता तो वीडियो को लंबी करता, 5 मिनट एक्स्ट्रा देता, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको खुद से करना है। नहीं होगा तो आइएगा, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा। इसको 9 नंबर जो है ना, आपको लेना है एग्जामिनर से, कुछ भी हो जाए, कसम खा लीजिए। क्योंकि पेपर का 10वां भाग आपका ये होता है निबंध। सोचिए 9 नंबर, 10 में 100 में से 9 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। तो देन आप लोग मेहनत कीजिए, और आपका आएगा यार, आएगा। कुछ भी नहीं पढ़े ना, कोई बात नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस ऑनलाइन दुनिया में मेरा रिकॉर्ड करके रख लीजिए यार, वीडियो डाउनलोड डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर स्कोर करवाएंगे। जो बच्चे पहले ही पढ़े हैं, तो उनका तो यार टॉप करना एकदम क्लियर है, लेकिन जो बच्चे भी नए हैं, तो उनको मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूँ कि भाई साहब पूरा पूरा नंबर मैं दिलवाऊंगा। जितना हो पाएगा हम आपके लिए मेहनत करेंगे दिन रात, और एक एक सी वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आप अपने हिंदी में 95 नंबर फोड़ कर आओगे। टारगेट ही बना लो कि सर हिंदी में 95 नंबर 22 फरवरी को फोड़ना है, और कुछ भी नहीं करना है। और ये सब जो मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, आप लोग पढ़िए, डिटेल के साथ पढ़िए, हर एक टॉपिक को बहुत प्यार समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।